नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने यकृत यानी कि लीवर के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि लीवर होती है, उसके अंदर हिपेटिक ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम यकृत की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, और इसके अंदर यकृत कोशिकाएं यानी कि हिपेटोसाइट पाए जाती हैं जो बाइल का सिक्रेशन करती है, पित्रस का सिक्रेशन करती है। ये पित्रस यहाँ से होकर के गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जाता है और पित्ताशय में स्टोर रहता है, और जब भोजन ग्रहणी के अंदर आता तो यहाँ से निकल करके ये ग्रहणी में चला जाता है। इस प्रकार से हमने जो यकृत है उसकी स्ट्रक्चर के विषय में डिटेल से देखा था। आज इस वीडियो में हम यकृत की कार्य यानी कि यकृत कौन कौन से मुख्य कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, उन सभी के विषय में आज डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, यकृत की कार्य यानी कि लीवर के फंक्शन। यकृत की कार्य, तो यकृत है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है, जिसमें हम पहले फंक्शंस की बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट की उपापचय से संबंधित होता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय या मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का उपापचय या मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें बात करें, देखो हमारे रुधिर में क्या होता है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा इसमें स्थित होती है। जब किसी कारणवश आपकी रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या अधिक हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो इस समय क्या होता है, आपकी अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, यकृत जो कोशिकाएं हैं, यकृत सेल्स हैं या यकृत कोशिकाएं, उनको कमांड देता है, उनको प्रेरित करता है कि आपको क्या करना है, जो आपकी रुधिर के अंदर जो अत्यधिक ग्लूकोज की मात्रा हो गई उसको कम करना है। तो यकृत कोशिकाएं इस कमांड को लेकर के क्या करती हैं, इस ग्लूकोज को ग्रहण करती है, और इस ग्लूकोज को ग्रहण करने के बाद इसे ग्लाइकोजन में बदल देती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है। और ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, लीवर में या जो हिपेटोसाइट या जो लीवर कोशिकाएं होती हैं उनमें संग्रह हो जाता है या संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो रहा है। देखो इस शब्द का हम आपस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लाइको का अर्थ हो जाएगा ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण करना। जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, संश्लेषण करना, और ग्लाइको का ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया होती है। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रकार के 2-3 शब्द आएंगे इसमें जो हम यकृत के कार्य देखेंगे इसमें, तो इनमें आपस में कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज को हम क्लियर कर लेंगे, लास्ट में दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में क्या होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा आपकी रुधिर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब क्या होता है, तो जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये जाता है यकृत ग्रंथि के पास,
और यकृत ग्रंथि को क्या करता है, कमांड देता है कि जो रुधिर के अंदर जो ग्लूकोज की कमी हुई है आपको उसको पूर्ति करनी है। तो रुधिर जो यकृत कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागोन से प्रेरित हो जाती है, प्रेरित होकर के क्या करती है, जो इसके पास में ग्लाइकोजन स्टोर था इस ग्लाइकोजन को ये बदल देती है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है। ये जो क्रिया हो जाती है ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का निर्माण करती है और रुधिर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करती है। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण की क्रिया हो जाती है वो क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। देखो लास्ट वाला जो शब्द होता है लाइसिस, इसका मतलब होता है विखंडन होना, टूटना। तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का उपापचय या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, चलो यहां पे इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब जब इसमें क्या होता है, हम सामान्यतः प्रोटीन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, एमिनो एसिड के रूप में ग्रहण करते हैं, अमीनो अम्ल के रूप में ग्रहण करते हैं। और अमीनो अम्ल की संरचना कैसी होती है, NH2CHRCOOH, ये संरचना होती है एमिनो एसिड की। आर की जगह कोई भी एल्किल समूह आ जाता है, उसके कारण फिर अमीनो एसिड का नाम चेंज होता रहता है। अब होता क्या है इसमें, जो ये अमीनो ग्रुप है ये चेंज हो जाता है अमोनिया में, यानी कि अमीनो ग्रुप का या जो एमाइड होता है इससे अमोनिया का निर्माण हो जाता है और ये अमोनिया बाद में किस में चेंज हो जाती है, यूरिया का निर्माण कर देती है। NH2CONH2 यानी कि यूरिया का निर्माण कर देती है, इस अमोनिया के द्वारा यूरिया का निर्माण हो जाता है और ये एक चक्र के द्वारा होता है। इस चक्र को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल या ऑर्निथिन चक्कर, यानी कि ऑर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है और इस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कई बार क्या होता है, इसी एमिनो एसिड से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। इस एमिनो एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोज की निर्माण की, ये कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि एमिनो अम्ल से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि एमिनो एसिड से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन वसा के उपापचय की, या वसा उपापचय या लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, जो लीवर कोशिकाएं होती हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड के रूप में संग्रहित रहती हैं, संचित रहते हैं जो वसा होती हैं वो। अब होता क्या है, इस ट्राइग्लिसराइड से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो वसा है इससे ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और इस ग्लूकोज के निर्माण की ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस। 3 टर्म हमने पढ़ी है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तीनों ही टर्म की। पहली हमने पढ़ी थी ग्लाइकोजेनेसिस। कंफ्यूजन हो इसलिए हम फिर से आपको बता देता हूं। दूसरी हमने देखी थी ग्लाइकोजेनोलाइसिस और तीसरी हमने देखी है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
इनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस, इनका हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्रेक डाउन करके आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ग्लाइको का क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन जेनेसिस का हो जाएगा संश्लेषण, यानी ग्लाइकोजन का संश्लेषण। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। इसी प्रकार से सेकेंड जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये शब्द पकड़ लो आप। लाइसिस का मतलब होता है टूटना या विखंडन होना, तो ग्लाइकोजन है वो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीसरी होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। और एमिनो एसिड और वसा से ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इस प्रकार से ये तीनों टर्म होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्य की। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो वसा में विलय विटामिन है उनका ये संचय करती है। वसा में विलय विटामिन का संचय करती है और वसा में विलय विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में विलय विटामिन है और इनका संचय या स्टोर करने का कार्य करती है यकृत कोशिकाएं। यानी कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक वसा में विलय या फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में बी, सी आते हैं, जबकि वसा में विलय विटामिन हो जाएंगे ए, डी, ई, के। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट कार्य की बात करते हैं कि जो हिपेटोसाइट या जो यकृत कोशिकाएं हैं ये विटामिन डी को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है। और ये विटामिन डी सक्रिय होने के कारण क्या होता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी कि हिपेटोसाइट कोशिकाएं हैं वो विटामिन डी को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है और इस कारण से जो कैल्शियम है उसके अवशोषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट कार्य की बात करें, जो यकृत कोशिकाएं हैं, यकृत कोशिकाएं एल्कोहल एवं ड्रग्स, जो मेडिसिन वगैरह है, इनको बाहर निकालने में सहायक होती है, बाहर निकालने में सहायक होती है। यानी यकृत कोशिकाएं एल्कोहल एवं ड्रग्स हैं, इनको बाहर निकालने में सहायक होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि यकृत की जो भित्ति होती है, यकृत की भित्ति होती है, वॉल होती है, उस वॉल में कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कूफर कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती है। यानी कि जो यकृत की भित्ति होती है, वॉल होती है, उसके अंदर कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कूफर कोशिकाएं क्या करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य वो है पितरस का स्रावन, जिसके विषय में थोड़ा बहुत हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। तो अभी बात कर लेते हैं कि यकृत जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा पितरस का स्रावन होता है। पितरस क्या होता है, क्षारीय तरल होता है। क्षारीय तरल होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट यानी कि पित्त लवण। पित्त लवण में कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट होता है, इसके अलावा टोरोकोलेट होता है और ग्लाइकोलेट होता है। ये
पित्त लवण इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट या पित्तवर्णक। पित्तवर्णक में देखो दो होते हैं, एक बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन होता है और एक बिलिविरिडिन होता है। बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन ये दो पित्तवर्णक पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण इनका रंग क्या होता है, पीला होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो इसमें वाटर होता है। वाटर के अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके बाद फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड में इंपॉर्टेंट होता है लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, लेसिथिन होता है। ये पाए जाते हैं सामान्यतः। तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण होते हैं जिसमें बाइकार्बोनेट, टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट। बाइल पिगमेंट्स होते हैं पित्तवर्णक यानी कि बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन। और ये होता है जो हीमोग्लोबिन होता है उसके विखंडन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन के विघटन से इनका निर्माण होता है। यानी कि होता क्या है कि जब रुधिर के अंदर आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं और आरबीसी का सबसे मुख्य घटक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन होता है, ये दो समूह से बना होता है, एक तो हीम समूह होता है और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है ये एमिनो एसिड से बना होता है, जिसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में पाई जाती है ग्लोबिन। हीम होता है, ये क्या होता है, ये दो वर्णकों से मिलकर बना होता है, बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन। अब जब ये इसके 120 दिन यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन होने पर ये क्या करती है, स्प्लीन से होकर गुजरती है और स्प्लीन में जाकर के ये फट जाती है। और फटने के कारण स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन या प्लीहा स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। फटने के बाद में क्या होता है, जो यहाँ पर जो बनते हैं जो पित्तवर्णक होते हैं बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन, ये चले जाते हैं यहाँ से लीवर में। हमने कल ही बात की जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है उसके माध्यम से हमने स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी का जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लीवर में जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसी के माध्यम से जो बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन होते हैं दोनों वर्ण की स्प्लीन से प्लिया से यकृत में चले जाते हैं और वहां से फिर ये बाइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वाटर की मात्रा होती है इसमें, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होती है। अब देखो इसमें ये जो बाइल सोल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये वसा के इमल्सिफिकेशन, वसा के पायसीकरण में सहायक होते हैं। वसा के पायसीकरण में सहायक होते हैं। तो पायसीकरण होता क्या है, देखो वसा के बहुत बड़े जो अणु होते हैं ये बहुत बड़े अणु टूट जाते हैं छोटे छोटे अणुओं में, जिनका कि आगे लाइपेज एंजाइम में क्रिया करके इनका पाचन कर सके। यानी कि ये तो बड़े वसा के अणु होते हैं और ये होते हैं छोटे वसा के अणु। तो ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण। इस प्रकार से जो पित्रस होता है ये कार्य करता है कि क्षारीय तरल होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो वसा के पायसीकरण में सहायक होते हैं, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन जो हेमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। वाटर की मात्रा होता है, कोलेस्ट्रॉल होती है और फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लेसिथिन के रूप में पाए जाते हैं। इसके और जो पित्रस के फंक्शन होते हैं ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इसका कार्य है कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं ये हिपेरिन का स्रावण करती हैं
और इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। हिपेरिन का स्रावन करती है और हिपेरिन क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में ब्लड को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पाए जाती है, उनमें रुधिर है वो लगातार बहता रहता है, तो वो रुधिर को जमने से रोकने का कार्य हिपेरिन के द्वारा होती है और ये यकृत कोशिकाओं से सीक्रेट होती है। इसके अलावा बात करें तो इससे दो प्रोटीन और सीक्रेट होती हैं, एक तो होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है फाइब्रिनोजन। ये दोनों ही प्रोटीन चोट लगने पर, शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाए बाहर से, तो चोट लगने पर क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है, ब्लड क्लोटिंग करने में सहायक होती है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, थक्का जमाने में सहायक होती है, थक्का जमाने का कार्य करती है। यानी कि हिपेरिन सीक्रेट होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और इससे संबंधित भी आते हैं। अगर रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग से संबंधित आए तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हिपेरिन रुधिर वाहिनी में रुधिर को जमने से रोकता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये था यकृत ग्रंथि के कार्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे संबंधित आपके लगभग एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में डिटेल से देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।